अब बात करते हैं दोस्तों अपना जो 11वां पॉइंट है, पंजीकरण अधिनियम में संशोधन। तमिलनाडु भारत के उन पहले राज्यों में से एक है जिनमें संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पंजीकरण अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। संशोधन में पंजीकरण महानिरीक्षक को संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए किसी भी नकली दस्तावेज को रद्द करने का अधिकार दिया गया है। पहले नकली दस्तावेज का पता लगाने के लिए निरीक्षक को दस्तावेजों को अदालत में जमा कराना पड़ता था, जिससे ऐसे दस्तावेजों को रद्द करने की कार्रवाई में देरी होती थी। अब दस्तावेजों को सीधे रद्द करने का अधिकार निरीक्षक के हाथ में है। इसके अलावा धोखाधड़ी को रोकने के लिए संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज तैयार करने वाले वकीलों और लेखकों को अपनी तस्वीर प्रदान करने और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। नकली दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 साल की कैद भी होगी। राज्य बड़े पैमाने पर संपत्ति पंजीकरण की जांच के लिए एक समिति गठित करने की भी योजना बना सकता है या फिर बना ली होगी। अब तक काफी सारे राज्यों ने इस मामले के ऊपर बहुत ही ज्यादा गंभीर ये चर्चा का मामला है, बहुत ही ज्यादा गंभीर ये विषय है, तो इसके ऊपर शायद मेरे हिसाब से अब तक अमल हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन 12वें पॉइंट की, ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण। ये कैसे होता है, इसी के बारे में अपन जानेंगे यार। अधिकांश भारतीय राज्यों में खरीदार संपत्ति पंजीकृत प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन पूरा कर सकता है। आप जिस राज्य में रहते हैं उसके आधार पर आप पंजीकरण प्रक्रिया को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि अंतिम चरण के लिए आपको लेन देन पूरा करने के लिए विक्रेता और 2 गवाहों के साथ उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होना होगा। एक बार दस्तावेज पंजीकृत हो जाने के बाद आपको अपनी पंजीकृत संपत्ति के दस्तावेज लेने के लिए इस कार्यालय में फिर से जाना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन 13वें पॉइंट की, क्या मैं कहीं जाए बिना ऑनलाइन संपत्ति पंजीकृत करा सकता हूं? जबकि अधिकांश राज्य संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन करने की अनुमति देते हैं, अंतिम औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को संपत्ति पंजीकृत कराने के लिए उप पंजीयक कार्यालय जाना पड़ता है। ऑनलाइन चैनलों का उपयोग करके खरीदार मूल रूप से स्टाम्प शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, सभी वितरण प्रदान कर सकते हैं और उप पंजीयक कार्यालय में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो समझ में आई आपको मेरी बात। अब बात करते हैं अपने 14वें पॉइंट की, क्या मैं बिना दस्तावेज के भूमि का पंजीकरण करा सकता हूँ? ग्रामीण भारत में बिना डीड की जमीन का एक टुकड़ा रखना एक बहुत ही आम समस्या है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में ऐसे मामले दुर्लभ है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे कोई व्यक्ति बिना डीड के अपनी संपत्ति या जमीन पंजीकृत करा सकता है। ऐसे मामलों में जमीन रजिस्ट्री कार्यालय में संपत्ति पंजीकृत करने के लिए एक आवेदन जमा कराना होगा। मालिक को या तो अपने स्वामित्व का पर्याप्त सबूत दिखाना होगा या जमीन की डीड न होने के कारण बताने होंगे। साथ ही मालिक के बारे में बताना होगा और इसी तरह के अन्य वितरण भी बताने होंगे। भारत में ऐसी संपत्तियों के पंजीकरण की अनुमति केवल पर्याप्त जानकारी और सबूत के आधार पर ही दी जा सकती है। तो आप लोग ध्यान रखें हमेशा कि आपके पास उस भूमि की डीड होनी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर वो नहीं है तो फिर आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं अपने 15वें पॉइंट की, जो कि है भारत में चरणबद्ध संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के दौरान बहुत सारी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। पहली है संपत्ति विक्रेता और क्रेता। प्रतिफल राशि सर्किल रेट के अनुसार संपत्ति के मूल्य पर गणना की गई स्टाम्प ड्यूटी या प्रतिफल राशि जो भी अधिक हो के बारे में सभी प्रकार से विवरण। स्टाम्प ड्यूटी, हस्तांतरण शुल्क और पंजीकरण शुल्क के रूप में भुगतान किए जाने वाले शुल्क और उपकरणों के प्रारूप की जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। सेकंड पॉइंट है HSCIL के लिए ई स्टाम्प पेपर खरीदे जा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है स्टाम्प पेपर खरीदने के बाद दस्तावेज को दस्तावेज लेखक द्वारा लिखा जाना चाहिए और 2 गवाहों की उपस्थिति में निष्पादित किया जाना चाहिए। दस्तावेज के साथ आवश्यक संलग्न जैसे शीर्षक, उल्लेख की प्रति, जमाबंदी की प्रति, नक्शा, योजना, डिजिटल फोटोग्राफ आदि संलग्न करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है दस्तावेज को उस उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित है। उप पंजीयक को दस्तावेज और स्टाम्प ड्यूटी, हस्तांतरित शुल्क और पंजीकरण शुल्क की राशि की जांच करनी चाहिए। 5वां पॉइंट है दस्तावेज को स्वीकार करने के लिए निष्पादक को उप पंजीयक के समक्ष उपस्थित होना होगा। निष्पादक की पहचान प्रमाणित करने के लिए उप पंजीयक के समक्ष 2 गवाहों का उपस्थित होना अति आवश्यक है। 6वां पॉइंट है पंजीकरण के अंतिम चरण में दस्तावेज की प्रतिलिपि को पुस्तक में चिपका दिया जाएगा और मूल दस्तावेज दावेदार को वापस कर दिया जाएगा।